गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ सेविंग्स, बचत की अवधारणा। कि कोई भी उपभोक्ता जो है वो या उत्पादक वह आय कमाता है। आय को इनकम बोलते हैं अपन, और उसे वाई से डिनोट किया जाता है। उस आय को या तो वो क्या करेगा, खर्च करेगा, या अर्थात या तो उसका उपभोग करेगा, उससे कोई भी वस्तु या सेवाओं को का प्रयोग कर सकता है, खरीद सकता है उनको। उपभोग करने के अलावा जितनी उसके पास उपभोग करने के बाद आय बच जाएगी, उसकी वो क्या करेगा, बचत करेगा, जिसे अपन सेविंग एस के नाम से डिनोट करते हैं। उपभोग को कंजप्शन सी से डिनोट करेंगे। तो भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस चर पे अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। तो सबसे पहले है सेविंग, बचत की होती क्या है। तो आय और उपभोग के अंतर को हम बचत कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो किसी भी उपभोक्ता की जो आय है, मान लो उसकी आय 100 रुपये थी, उसने 40 रुपये खर्च कर दिए। 40 रुपये खर्च कर दिए अर्थात 40 रुपये का उसने उपभोग कर लिया है। शेष जो बच गया वो क्या हो गई, उसकी बचत हो गई। तो हम अगर बचत निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। उपभोग को इस साइड में ले आएंगे कि आय में से अगर उपभोग पर किया गया व्यय को हम घटा दें तो हमारी वो क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। अर्थात एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वाई माइनस सी। तो यहाँ लिखा है आय जो है वो उपभोग व्यय, आय और उपभोग व्यय के अंतर को हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। और बचत की संबंधी भिन्न भिन्न धारणाएं जो अर्थशास्त्रियों ने दी है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहले तो किन्सियन कंसेप्ट। किन्स ने बचत के लिए क्या बोला था। उसके बाद अपन रॉबर्टसन कंसेप्ट की बात करेंगे, और किन्स और रॉबर्टसन के बीच में एक होट्रे के द्वारा और दिया गया था। उसके बाद स्वीडिश इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, स्वीडन के जो इकोनॉमिस्ट है, जैसे उसमें हम लुंडबर्ग की बात कर सकते हैं, मेडल की बात कर सकते हैं, और ओहलिन की बात कर सकते हैं। ये सब स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है। ये स्वीडन के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बचत के बारे में लिखा था। और स्वीडिश इकोनॉमिस्ट ने जो बचत के बारे में बताया था वो बताई थी प्रत्याशित बचत, या प्लान्ड बचत, या फिर प्राप्त या वास्तविक बचत। ये प्राप्त बचत क्या होती है, वास्तविक बचतें क्या होती है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट आगे ध्यान से विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैंने फ्लो और स्टॉक पढ़ाए थे तब बताया था कि बचत जो है वो एक प्रवाह राशि है, लेकिन बचतें एक स्टॉक राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना। बचत तो क्या है, फ्लो है, लेकिन बचतें क्या है, स्टॉक है। तो सबसे पहले अपन किन्स की अवधारणा पढ़ते हैं। किन्स की एक पुस्तक आई थी 1939 में, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने बताया कि जो वर्तमान बचत जो है वो वर्तमान आय पर निर्भर करती है। अर्थात टी समय पे की गई बचत, टी समय कोई भी समय ले सकते हैं हम यहाँ टी को ले लें वर्तमान समय, मतलब वर्तमान समय जो बचत है वो फलन होती है किसका, वाई टी, वर्तमान समय में प्राप्त आय का फलन होती है। तो अगर हम ऐसी बात करेंगे तो हमें क्या निकलेगा कि एस टी जो होगा वो क्या होगा, वाई टी माइनस सी टी। वाई टी तो क्या है, वर्तमान समय में प्राप्त आय, सी टी वर्तमान समय में किया गया उपभोग। उस आय में से अगर उपभोग को निकाल दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगी, वर्तमान बचत प्राप्त होगी। अर्थात जो बचत जो है वो वर्तमान आय पे या चालू आय पे निर्भर करती है। ये कहा था किन्स ने। फिर रॉबर्टसन की अवधारणा की बात करें तो रॉबर्टसन ने बताया कि जो बचत है वो वर्तमान आय पर निर्भर ना करके भूतकाल की आय पर निर्भर करती है। इन्होंने जो बात कही वो उन्होंने ये बताया था कि हमेशा लेग्स पाए जाते हैं। लेग्स का मतलब होता है पश्चाता, टाइम लेग्स पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आज कोई उपभोक्ता या कोई व्यक्ति बचत करता है, वो उस वर्तमान आय पर निर्भर ना करके उसके द्वारा पिछले वर्ष कमाई गई आय पर निर्भर
करेगा, तो वाई टी माइनस वन आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखना एस टी जो है वो फलन होता है वाई टी माइनस वन का, और टी माइनस वन दर्शा रहा है 1 वर्ष पूर्व की आय, अर्थात जो भूतकाल की आय है उसको दर्शा रहा है। तो यहाँ जो बचत का समीकरण लिखेगा वो क्या लिखेंगे, एस टी जो है वो वाई टी माइनस वन, यहाँ वाई टी माइनस वन क्या हुआ, भूतकाल या पिछले वर्ष की आय, माइनस सी टी, उपभोग तो इसी वर्ष का है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति को पिछले वर्ष 100 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है, वो इस वर्ष 2019 में उसे 100 रुपये प्राप्त हुए थे और 2020 में से उसने 80 रुपये खर्च कर लिए, तो उसकी जो बचत होगी वो कैसे निकालेंगे अपन, 2019 की आय 2020 की आय पर ध्यान नहीं देंगे, 2019 से जितनी प्राप्त आय उसमें से उपभोग को निकाल लेंगे, तो उसकी वो क्या निकलेगी, बचत प्राप्त होगी। तो हमेशा इन्होंने टाइम लैग्स को शामिल किया है। अगली जो अवधारणा है वो है स्वीडिश अर्थशास्त्रियों की अवधारणा, और स्वीडन के जो जनरली अर्थशास्त्री थे वो थे बर्टिन ओहलिन, गुनार मिल्डल और लुंडबर्ग। ये 3 अर्थशास्त्रियों ने बचत संबंधी अवधारणाओं को 2 भागों में बांटा। पहली जो बचत संबंधी अवधारणाएं थी वो थी एक्सेंट अर्थात प्रत्याशित, या उसको बोल सकते हैं प्लान्ड या आयोजित, और दूसरी जो थी वो वास्तविक थी, वास्तविक बचत या प्राप्त बचत, रियल जिसको बोलते हैं। जैसे ही अपने नाम से दिख रहा है कि प्रत्याशित का मतलब अपन ने पहले से मानी गई बचत, वास्तव में जो प्राप्त हुई उसे कहते हैं वास्तविक बचत। जो प्रत्याशित या आयोजित बचत है वो आकांक्षाओं पे डिपेंड करती है, एक्सपेक्टेशन पे, ठीक है, और वास्तविक बचत जो होती है वो आय पर निर्भर करती है। तो इसमें देखना, जब यहाँ हम बचत की बात करेंगे तो जो प्रत्याशित बचत जो है वो मैंने बता दिया आपको कि जो बचत करता है या जो भी कोई प्रोड्यूसर है, उद्यमी है, उसकी एक्सपेक्टेशन से प्रभावित होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्याशित और वास्तविक बचतें हमेशा समान रहें, ठीक है। तो प्रत्याशित बचत और वास्तविक बचत हमेशा समान नहीं रहती है। जब अपन निवेश की बात करेंगे कि निवेश क्या होता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं बताऊँगा कि प्रत्याशित बचत और निवेश हमेशा संतुलन की स्थिति में समान होते हैं, और जो यथार्थ या वास्तविक जो बचत और निवेश हैं वो भी लगभग समान होते हैं। तो इसका विस्तार से अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला जो अपना है वो है सेविंग फंक्शन, बचत फलन किसे कहते हैं, ठीक है। फलन वो होता है जो 2 चरों में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि जो बचत जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ब्याज की दर पर डिपेंड करती है, और जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी वैसे वैसे बचत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थात इन दोनों में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो हम एक जनरल सी बात करें, मान लो अपने बैंक अपने को ज़्यादा ब्याज देने लग जाए, बैंक पूंजी पे क्या देने लग जाए, ज़्यादा ब्याज देने लग जाए, तो कोई भी उपभोक्ता है या कोई भी उद्यमी है वो क्या करेगा, पैसे को बैंक में ज़्यादा जमा कराएगा। क्यों, क्योंकि ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। पैसे को जमा करा रहा है, इसका मतलब वो अपनी क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। वो बचत कब ज़्यादा करेगा, जब उसे ब्याज ज़्यादा मिलेगा, और अगर उसे ब्याज कम मिलने लग जाए तो वो बचत को कम कर देगा। तो उन्होंने बताया था कि बचत है वो ब्याज की दर के साथ सीधा संबंध होता है। यह मैंने लिखा है पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। केन्स के बाद आए, सॉरी, क्लासिकल अर्थशास्त्रों के बाद जो केन्स ने बताया उसमें जो सुधार किया, उन्होंने कहा था कि जो बचत है वो ब्याज की दर पर निर्भर ना करके वो आय का फलन होती है, वो उपभोक्ता की या उत्पादक की या उद्यमी की आय पर डिपेंड करती है था। उन्होंने बताया कि एस जो है वो फंक्शन होता है उपभोक्ता की आय का। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी वैसे वैसे बचत क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात इन दोनों में भी कैसा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब बचत और आय में क्या संबंध होता है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ 3 बातें मैंने यहाँ लिखी है। आय के बढ़ने के साथ साथ बचत में वृद्धि होती है। ये जनरल सी बात है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में जैसे जैसे वृद्धि होगी तो उसकी सेविंग भी बढ़ेगी। यहाँ देखना, दो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आय के बहुत कम स्तर पर बचत ऋणात्मक भी हो सकती है।
मान लो किसी व्यक्ति की एक साल में आय 1,000 रुपये है केवल एक साल में, और उसका खर्चा, तो आय का स्तर क्या है, बहुत कम है, और उसका जो कंजप्शन है, जो या उपभोग व्यय है या जो खर्चा है वो 1,200 रुपये है। उस तो वो कहते हैं ना, आमदनी तो 8 है और खर्चा रुपया है, तो खर्चा ज़्यादा हो गया, तो हमेशा बचत क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। बचत ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, उसे उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यह उस स्थिति में होता है जब उपभोग आय से बढ़ जाता है, आय से ज़्यादा हो जाता है। ऋणात्मक बचत या उधार पिछली जमा को खर्च करने का प्रतीक है। ठीक है, अब अगला है आय के निश्चित स्तर के पश्चात, मतलब आय का एक संतुष्टिपूर्वक स्तर व्यक्ति को मिल जाता है, उसके पश्चात अगर बचत में वृद्धि जो है वो उपभोग की तुलना में ज़्यादा होती है। मान लो किसी व्यक्ति की जो 1,000 रुपये आय थी और उसका खर्चा 1,200 रुपये था, एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं, तब तो उसकी ऋणात्मक बचत थी। लेकिन जैसे ही इसकी आय इनकम बढ़कर 1,00,000 हो गई तो खर्चा हुआ उसका 12,000 रुपये, तो बचत कितनी हो गई, 1,00,000 से 88,000 रुपये बढ़ गया। ठीक है, ये क्या हो गई, बचत हो गई। कहने का मतलब यदि आय में एक निश्चित स्तर के पश्चात वृद्धि होती है तो वो बचत जो है वो उपभोग की तुलना में अधिक वृद्धि दिखाती है। लोग अपनी अतिरिक्त आय में से अधिक बचत करते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बताया है, एक तरफ इनकम को शो किया है, दूसरी तरफ कंजप्शन उपभोग को, और यहाँ सेविंग को। सेविंग जो होती है वो आय से उपभोग को निकालने से हमें प्राप्त होगी। तो इसको ध्यान से देखना, प्रारंभ में उसकी इनकम यहाँ शून्य थी, मतलब कोई अर्थात कोई इनकम उसे प्राप्त नहीं हो रही थी। जब इनकम उसकी शून्य थी फिर भी उसका कंजप्शन कितने रुपए था, 10। यहाँ ये रुपए में मैंने दर्शाया है। अब उसकी रुपया उसने प्राप्त एक भी नहीं किया, कमाया एक भी नहीं, खर्च कर रहा है 10 रुपये, तो यहाँ वाई तो कितना हो जाएगा, 0। उपभोग कितना, 10, तो जो सेविंग होगी वो कितना रहेगी, -10। ठीक है, माने अर्थात कहने का मतलब ये जो -10 है ये उसने क्या लिया है, उधार ली है, या इसको अपन बोल सकते हैं ऋणात्मक बचत है। ठीक है, अब मान लो उसकी इनकम 10, 0 से बढ़ के 10 हो गई। ठीक है, 0 से बढ़ के 10 होते ही कंजप्शन कितना हो गया, 15 रुपये। क्यों, जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोग भी उसी अनुसार बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना आय बढ़ी है। अब देखो, आय 10 रुपये थी, उपभोग 15 रुपये, तो उसे उधार कितने रुपए लेने पड़े, 5, अर्थात अभी भी उसकी बचत जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। आय पुनः बढ़कर 20 रुपये हो जाती है, तो आय 20 रुपये होते ही उसका कंजप्शन भी कितना हो रहा है, 20। जितने कमा रहा है उतने के उतने का वो क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। तो यहाँ उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ना तो वो उधार लेगा ना वो बचत कर रहा है। अब जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है 30, 40, 50, वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, लेकिन सेविंग की तुलना में कम बढ़ता है। ठीक है, यहाँ देखो, 5 5 थी, 5 से 2 गुनी हो गई है बचत, 10 हो गई, फिर 5 से 3 गुनी हो गई है, 15 हो गई। लेकिन यहाँ उपभोग जो है वो 25 था, उसके बाद केवल 5 की वृद्धि हुई है, और फिर जब आय 50 रुपये हो जाती है तो फिर उपभोग कितना हो गया, 35, अर्थात फिर से 5 की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब जैसे एक निश्चित आय के बाद अगर कोई व्यक्ति उसकी आय में वृद्धि करते हैं तो वो उपभोग की तुलना में बचत ज़्यादा करता है। यहाँ एक डायग्राम शो हुआ है, यहाँ एक्स अक्ष जो है, क्षैतिज अक्ष, उस पर आय को दर्शाया गया है, वाई अक्ष पर मैंने बचत को दर्शाया है। यहाँ आय के स्रोत है 10, 20, 30, 40 और 50। तो जैसे जैसे पहले जब आय, यहाँ देखना, जब आय 20 रुपये थी, इस तालिका में भी आपने देखा होगा, जब आय 20 रुपये थी उस टाइम बचत कितनी थी, 0 थी। तो ये बिंदु इस एक्स अक्ष पे होगा, यहाँ हमें बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आय 20 रुपये से भी कम थी, अर्थात जब आय 10 रुपये थी, यहाँ, ठीक है, आय जब कितने रुपए थी, 10 रुपये थी, तो बचत क्या थी, -5, नीचे की तरफ गया हुआ है ना। और जब आय 0 थी, यहाँ टच हुआ हुआ है, आय यहाँ 0 थी, तो बचत क्या है, -10 है।
तो इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, इस तालिकाओं में को ध्यान से देखना। यहाँ आय शून्य है इस बिंदु पे, मूल बिंदु जो है। उसके बाद यहाँ 10 हो गई, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम को नीचे भी दिखाया गया है क्योंकि बचत, यहाँ हमने बचत को दर्शाया है। और जब यहाँ अपन बचत को दर्शाते हैं तो बचत जब आय शून्य थी, ठीक है, तो बचत कितनी थी, -10 यहाँ थी। ठीक है, और जब आय बढ़ के 10 हो गई तो बचत कितनी रही, -5 यहाँ आ गया। तो पहला बिंदु यहाँ आएगा, दूसरा बिंदु यहाँ तक आएगा, उसके बाद तीसरा बिंदु अपने को यहाँ प्राप्त होगा, चौथा बिंदु अपने को धनात्मक प्राप्त होगा। इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें जो एक बचत रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, जो प्रारंभ में ऋणात्मक थी उसके बाद शून्य होते हुए अधिक धनात्मक हो जाती है। थैंक यू।